हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हमारा टॉपिक चल रहा है भूपटल के विभिन्न ऊंचावच अध्याय 10। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स रह गए, पहले इनको कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए सबसे पहले मैदान के बारे में डिस्कस करेंगे। मैदान किसे कहते हैं? मैदान इसका मतलब है जो भूमि होगा वो समतल होगा, इसका जो ढाल होगा ना के बराबर होगा, यानी न्यून होगा, कम होगा। ठीक है। और ये सर्वाधिक सपाट और सरल ऊंचावच और समतल तथा निम्न भूभाग वाले जो भूमि होता है इसको मैदान कहते हैं। जब मैदान में नदियां प्रवेश करती हैं मैदानी भागों में, तो नदियों का जो गति होता है वो मंद हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। मैदानों के कई प्रकार हैं, जैसे पहला है पट्टल विरूपणी मैदान, इसके बाद है संप्राय मैदान, इसके बाद है आपका हिमालय निर्मित मैदान यानी ग्लेशियर प्लेन्स, कास्ट मैदान, जलोढ़ मैदान, लोयस मैदान और लावा मैदान। इन सभी को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो पट्टल विरूपणी मैदान का निर्माण कैसे होता है, याद रखिएगा। पर्वत निर्माण के समय, जब पर्वत निर्माण होता है उस समय की बात की जाए तो भूसनतियों के किनारों पर वलन पड़ने से बीच के भाग, फोल्ड होने से बीच के भाग अप्रभावित रह जाते हैं और कभी कभी ये मैदानों के रूप में इनका विकास हो जाता है। इसी को पट्टल विरूपणी मैदान कहते हैं। जैसे आल्पस पर्वतों के बीच स्थित हंगरी का मैदान कार्पेथियन व डिनारी इसके उदाहरण हैं। दूसरा है संप्राय मैदान। संप्राय मैदान का निर्माण कैसे होता है? पहला कि जो अपर्दन की प्रक्रिया है। अपर्दन क्या है? जब नदियां अपने जल के साथ धूल, मिट्टी, कंकड़, बजरी, पत्थर आदि जब लेकर आगे बढ़ती हैं, ढोते हुए आगे बढ़ती हैं, तो इसको अपर्दन कहते हैं। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान जो है वस्तुओं को, चीजों को, मिट्टी, धूल, कण, पत्थरों को जो है प्रवाहित करना। जब नदियां अपर्दन के प्रक्रिया के द्वारा अपने आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं। आधार तल को प्राप्त करने का मतलब है जब ये जो अपर्दन होता है, जब अवसाद काफी भारी हो जाते हैं तो नदियां कहीं ना कहीं इसको जो है छोड़ने की कोशिश करती है। अपने तो छोड़ेगी जहां, वहां पे नदियां का जो तल है बैठेंगे। ये जो अवसाद होते हैं, जो अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा जो धूल, मिट्टी, कण, पत्थर आजल जो भी होते हैं, ये जब नदियों के तल में बैठते हैं तो क्रम एक ऐसा आता है कि बैठते 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 क्या हो जाता है कि एक मैदान का निर्माण हो जाता है और संपूर्ण भूभाग एक संप्राय मैदान में बदल जाता है। तो जब अपर्दन प्रक्रिया के द्वारा जब नदियां आधार तल को प्राप्त कर लेती हैं तो संपूर्ण भूभाग एक संप्राय मैदान में बदल जाता है और इसमें कहीं कहीं कुछ कठोर शैल इंसेल वर्ग के रूप में दिखाई पड़ती हैं, जैसे कि पेरिस बेसिन, मिसिसिपी बेसिन का ऊपरी भाग, रूस का मध्यवर्ती मैदान, भारत का अरावली क्षेत्र आदि इसके जो है यानी संप्राय मैदान के ये उदाहरण हैं। तीसरा हिमानी निर्मित मैदान। हिमानी निर्मित मतलब बर्फ से निर्मित। जब हिमानी अपर्दन के द्वारा ऊंच भागों का जो है खिसक कर समतल लेकिन ऊंचावच युक्त मैदानों का ऊंचावच या ऊंचावच युक्त जो मैदान होते हैं, इनका जब निर्माण होता है, जाहिर सी बात है कि जब ग्लेशियर से जब बर्फ मतलब कि टूटकर जब मैदान में पहुंचते हैं तो इनका जो है विस्तार होने लगता है और इस तरह से हिमानी निर्मित मैदानों का जो है विकास हो जाता है। जैसे कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, फिनलैंड, स्वीडन के मैदानी भागों की उत्पत्ति इसी प्रक्रिया से हुई मानी जाती है। कास्ट मैदान। कास्ट मतलब चूना पत्थर। जब चूना पत्थर वाले चट्टानी क्षेत्रों में जल के प्रभावी अपर्दन और घोलन क्रिया से संपूर्ण भूभाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाता है तो वह कास्ट मैदान कहलाता है। और जैसे कि यूगोस्लाविया में एड्रियाटिक सागर के समीप का जो है कास्ट मैदान इसका उदाहरण है। तो यूगोस्लाविया में जो एड्रियाटिक सागर के समीप का जो कास्ट मैदान है इसके उदाहरण है। इसके रूप में आप उसको देख सकते हैं कास्ट मैदान कैसा होता है। इसके बाद है जलोढ़ मैदान। जलोढ़ मैदान क्या है, किसे कहते हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो इनका निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के जमाव से होता है। जलोढ़ों के जमाव से, ठीक है, मिट्टियों के जमाव से होता है। जलोढ़ मिट्टी जो होते हैं अवसाद टाइप के, ये विस्तृत क्षेत्रों में क्या होते हैं? विस्तृत क्षेत्रों में फैले उपजाऊ क्षेत्र। याद रखिएगा, ये जो जलोढ़ होते हैं, जो मिट्टी होता है उपजाऊ मतलब कि मिट्टी होता है, तो
ये विस्तृत क्षेत्रों में फैले उपजाऊ मैदान होते हैं तथा इन पर जनसंख्या का जो है सघन बसाव होता है। काफी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है और विश्व के अधिकतर मैदान इसी प्रकार के हैं, जैसे कि गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जलोढ़ मैदान का उदाहरण है, भारत में है। हांगोहो और यांग टीसी क्यांग का मैदान जो कि चीन में है। नील नदी का मैदान मिस्र में, मिसिसिपी का मैदान यूएसए में और वोल्गा तथा डेन्यूब का मैदान यूरोप में। ये सभी जलोढ़ मैदान के उदाहरण हैं। ये काफी उपजाऊ क्षेत्र होते हैं, यहाँ पे कृषि कार्य काफी किया जाता है। इसी के कारण जो है जनसंख्या का घनत्व या जनसंख्या बसाव यहाँ पे काफी ज्यादा होता है। इसके बाद है लोयस मैदान। देखिए, लोयस मैदान का मतलब है ऐसे मैदानों का निर्माण पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू रेत आदि के निक्षेपण से होता है। लोयस मैदान का मतलब है जब पवन के द्वारा उड़ाकर लाए गए बालू रेत आदि का जब निक्षेपण होने लगता है तो एक समय ऐसा आता है कि ये काफी विस्तृत हो जाते हैं, फैल जाते हैं, इनका क्षेत्र काफी बड़ा हो जाता है और इसीलिए इसको लोयस का मैदान कहते हैं। लोयस का मैदान इसलिए कहते हैं कि ये पवन के द्वारा बालू रेत आदि जो है उड़ाकर लाए जाते हैं। इन मैदानों में मृदा परतों का मतलब कि अभाव होता है, मृदा परत नहीं पाया जाता है, स्वेल लेयर जो है नहीं मिलते हैं, परंतु पारगम्यता अधिक होती है। इसकी मिट्टी उपजाऊ होती है। उत्तरी चीन, तुर्कमेनिस्तान, मिसिसिपी आदि क्षेत्रों में ऐसे मैदान देखने को मिलते हैं। इसके बाद है लावा मैदान। इस प्रकार के मैदानों का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा और अन्य पदार्थों के निक्षेपण से होता है। जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो उस समय ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाले जो लावा या जो अन्य पदार्थ हैं, इनके निक्षेपण, इनके जमाव से जो है लावा मैदान का निर्माण होता है। खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण ऐसे मैदान अत्यधिक उपजाऊ होते हैं। भारत में दक्कन का लावा पठार, इंडोनेशिया में जावा द्वीप का लावा मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। याद रखिएगा। नदियों के द्वारा निर्मित जो मैदान है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नदियों के द्वारा निर्मित मैदान 3 प्रकार के होते हैं: गिरिपद, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान और डेल्टाई मैदान। इन तीनों को बारी बारी से हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें तो गिरिपद जलोढ़ मैदान किसे कहते हैं? गिरिपद जलोढ़ मैदान जो है, इस प्रकार के मैदान का निर्माण कई जलोढ़ पंखों यानी पर्वत पाद के समीप, पर्वत के जो पैर होता है, पर्वत के जो सरफेस होता है, सरफेस मान लीजिए ये पर्वत है, ये यहाँ पे पर्वत, ये जो पाद है इसके सरफेस हैं, इसके समीप नदियों के द्वारा परिवहित अवसादों के बड़े टुकड़ों का निक्षेप। ठीक है, पर्वत पाद के समीप जो नदी होते हैं, पर्वत के नजदीक से जो नदी बहते हैं, इनके द्वारा जो है अवसादों के बड़े टुकड़ों का जब निक्षेप होता है तो क्या होता है कि इनका निर्माण कई जलोढ़ पंखों के एक साथ मिलने से एक विस्तृत पंख के रूप में होता है। ठीक है, गिरिपद जलोढ़ मैदान। गिरिपद यानी गिरी मतलब पहाड़, पद मतलब और उसके पैर के सदृश। तो पहाड़ों के नीचे पैरों के मतलब के कह सकते हैं कि जो उनके पर्वत पाद होते हैं, यहां पर कई जलोढ़ पंखों के एक साथ मिलने से मैदान का निर्माण होता है और एक विस्तृत पंख के रूप में इनका फैलाव होता है। इस मैदान के ऊपरी भाग में बड़े बड़े आकार वाले पदार्थ जो है निक्षेपित होते हैं और याद रखिएगा निचले यानी किनारे की ओर जो है छोटे छोटे आकार वाले चट्टानों के टुकड़े निक्षेपित होते हैं। बड़े बड़े टुकड़ों के कारण इसमें जो है नदियों का पानी नीचे चला जाता है और नदी धरातल से अदृश्य हो जाती है। जब पत्थर आप देखे होंगे कि कभी कभी होता है कि पत्थर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बड़े बड़े होते हैं और नदियां उनके नीचे से गुजरती है, ऊपर में जो है आपको नदियां दिखाई नहीं देती हैं। तो पत्थर के नीचे हो जाने के कारण ऐसा होता है। भारत में हिमालय पर्वत का निचली तलहटी में स्थित इस तरह का मैदान भाबर कहलाता है, भाबर। और भाबर मैदान वास्तव में एक शुष्क डेल्टा के रूप में होता है, याद रखिएगा। यहां पर बड़ी बड़ी घासें जिसमें हाथी घास व सवाई घास प्रमुख हैं, अनेक प्रकार के छोटे छोटे वृक्ष उगते हैं, पौधे उगते हैं। इस तरह के मैदान का ढाल पर्वत की ओर अधिक और मैदान की ओर मंद होता है या होता जाता है। कृषि कार्य के दृष्टिकोण से ये मैदान अनुपजाऊ होते हैं। इसके बाद है बाढ़ का मैदान। बाढ़ का मैदान क्या है? इस प्रकार के मैदान का निर्माण जलोढ़ कांप या कछारी मिट्टी से होता है। जलोढ़ कांप या कछारी मिट्टी से होता है। इस मैदान को 2 वर्गों में रखा जाता है, 2 वर्गों में। तो 2 वर्ग क्या है? एक है खादर का मैदान, दूसरा है बांगर मैदान।
खादर मैदान और बांगर मैदान, इन दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो खादर मैदान क्या होता है? इस मैदानी भाग में प्रतिवर्ष बाढ़ आता है, प्रतिवर्ष बाढ़ आता है। यहां जो है नवीन, याद रखिएगा, नवीन मिट्टियों का निक्षेप होता रहता है, नए मिट्टियों का जमाव होते रहता है। यह मैदान कृषि के दृष्टिकोण से काफी उपजाऊ होता है। इसके बाद है बांगर मैदान। बांगर मैदान इसका मतलब है, ये मैदान जो होता है खादर की तुलना में ऊंच और प्राचीन होता है, जिस कारण यहां बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता। कृषि कार्य के दृष्टि से यह मैदान मैदान भी जो है, जो बांगर मैदान होता है, ये भी उपजाऊ होता है, लेकिन खादर के तुलना में ये कम उपजाऊ होता है, याद रखिएगा। बांगर और खादर, खादर जो मैदान होता है एक नवीन ये मिट्टी का मैदान होता है, और बांगर ये पुराने, याद रखिएगा। इतना 2 पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। लेकिन दोनों जो है उपजाऊ मैदान होते हैं, लेकिन जो खादर होता है वो काफी उपजाऊ होता है, क्योंकि बाढ़ों के द्वारा जो है नए नए मिट्टियों का जमाव होता है, अवसादों का जमाव होता है, जिससे मिट्टी वहां की उर्वर हो जाती है। इसके बाद है डेल्टाई मैदान। डेल्टाई मैदान का मतलब क्या है? जब नदियां सागरों या झीलों में गिरती हैं, जब नदियां सागर या झील में, झरना में गिरती हैं, तो मन ढाल के कारण उनका वेग कम हो जाता है। नदी अपने मुहाने के पास जो है क्या करती है? नदी अपने मुहाने के पास ही तलछट का निक्षेप करती हैं। तलछट का मतलब जो मतलब कि कह सकते हैं कि जो अवसाद होता है, जो कह सकते हैं कि जो नदियां अपने साथ जो और मतलब कि गारा या अवसाद ये जो होते हैं, इनको जब अपने मतलब कि मुहाने के पास निक्षेपित करती हैं, तो जिसके कारण वो क्या होता है कि वहां जो होता है समतल त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण हो जाता है, जिसे डेल्टा का मैदान कहते हैं। डेल्टा का जो आकृति होता है इस तरह से होता है। तो जब नदियां सागरों में या झीलों में गिरती हैं, तो मन ढाल के कारण उनका वेग, उनका जो तीव्रता हो जाता है वो कम हो जाता है, वेग कम हो जाता है। नदी अपने मुहाने के पास ही तलछट का निक्षेप करने लगती हैं, जिसके कारण वहां समतल त्रिभुजाकार मैदान का निर्माण होता है, जिसे डेल्टा का मैदान कहते हैं। इसके ऊंचे भाग को चर और निचले भाग को बिल, ठीक है, बंगाल में बिल कहा जाता है। यह मैदान भी कृषि कार्य के दृष्टिकोण से काफी उपजाऊ होता है। नील नदी एवं गंगा नदी का जो डेल्टा है इसका उत्तम उदाहरण है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है मरुस्थल, डिजर्ट। मरुस्थल क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए, अगर बात किया जाए तो मरुस्थल स्थल खंड के शुष्क और अर्ध शुष्क भाग होते हैं। ये मुख्यतः उपोष्ण और उच्च वायुदाब क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जहां वायु नीचे उतरती है और तापीय प्रतिलोमन की जो है स्थिति बनाती है। महाद्वीपीय अवस्थिति या तट से दूरी भी इसकी उत्पत्ति का कारण है, क्योंकि आंतरिक भागों की ओर जाने पर वर्षा की मात्रा में कमी आती है। जब मरुस्थल की तरफ अब जाइएगा, मरुस्थल के बीच में जाइएगा, तो मरुस्थल के जो किनारे होते हैं वहां पे आपको कुछ वर्षा का अंश मिल जाएगा, लेकिन जब जैसे ही आप अंदर की तरफ जाएंगे तो वर्षा की मात्रा कम होती जाती है। ठंडी महासागरीय धाराएं भी इनके निर्माण के लिए जो है एक उत्तरदायी कारक है। तो जो मरुस्थल होते हैं जैसे कि कालाहारी, पैटागोनिया व अटकामा मरुस्थल इसके उदाहरण हैं। मरुस्थल चट्टानी, पथरीले और रेतीले तीनों प्रकार के हो सकते हैं। सहारा का हमद मरुस्थल और अल्जीरिया का रेग मरुस्थल चट्टान मरुस्थल के रूप में है। लीबिया और मिस्र के शरीर मरुस्थल पथरीले मरुस्थल के, तथा सहारा क्षेत्र के जो एर्ग मरुस्थल है ये रेतीले मरुस्थल के उत्तम उदाहरण है, याद रखिएगा। विश्व के प्रमुख मरुस्थल और जो उनकी अवस्थिति है, यानी कौन सा मरुस्थल कहां पर जो है मिलता है, याद रखिए। जैसे सहारा का जो मरुस्थल है ये आपको उत्तरी अफ्रीका में मिलेगा। तो पूछा जाता है कि सहारा के मरुस्थल कहां पर पाया जाता है, उत्तरी अफ्रीका में। अगर पूछा जाए तो याद रखिएगा, जो सहारा मरुस्थल का विस्तार है, लीबिया और न्यूबियन मरुस्थल, ये दोनों इसके मतलब की भाग हैं, इनका विस्तार उत्तरी अफ्रीका में है। इसके बाद सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट और विक्टोरिया तथा ग्रेट सैंडी। तो सिम्पसन, गिब्सन, स्टुअर्ट, स्टोनी ग्रेट, विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, ये जो मरुस्थल हैं ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। और नाफूद, हमद, रब अल खाली, ये सऊदी अरब के जो है मरुस्थल हैं। रब अल खाली कई बार पूछा गया है, तो सऊदी अरब में इसका विस्तार है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया और चीन में इनका विस्तार है, गोबी मरुस्थल का। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना यानी अफ्रीका में है। तकला मकान का जो विस्तार है चीन में सिक्यांग प्रांत में है।
सोनोरेन का जो विस्तार है, ये जो सोनोरेन मरुस्थल है, इसका जो विस्तार है संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको में है, दोनों जगहों पर है। नामीब का जो मरुस्थल है, ये नामीबिया में है। काराकोरम तुर्कमेनिस्तान में है, याद रखिएगा। थार जो मरुस्थल है, ये उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी पाकिस्तान में इसका विस्तार है। सोमाली जो मरुभूमि है या मरुस्थल है, ये सोमालिया में मिलता है। अटकामा का मरुस्थल उत्तरी चिली में। काजिम कुम मरुस्थल उज्बेकिस्तान में। दस्त अलूट, और याद रखिए दस्त अलूट और दस्त अकबीर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। दस्त अलूट पूर्वी ईरान का मरुस्थल है और दस्त अकबीर ये दक्षिणी ईरान का, याद रखिएगा, दोनों ईरान के ही ये मरुस्थल हैं। मोजेब या मोहावे सियारा नेवादा जो मरुस्थल है, ये यूएसए में मिलता है। सेंचुरा पेरू में। और पेंटागोनिया का जो मरुस्थल है, इसका विस्तार अर्जेंटीना में है। आगे बढ़ते हैं। यहां पे आप मैप में देख सकते हैं कि कौन सा मरुस्थल, इनका विस्तार जो है कहां कहां पर किन देशों में है। जैसे सहारा मरुस्थल का जो विस्तार है आप देख सकते हैं, ये पूरा सहारा मरुस्थल का एरिया है, ठीक है। ये गोबी मरुस्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूरा ये जो मैप है, ये अफ्रीका का मैप है, ठीक है। इधर अरेबियन सागर है। इसके बाद यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपका पेंटागोनिया, ये वाला, ये है आपका ये पेरू धारा है इस तरह से, और ये है आपका अटकामा, ठीक है। ये बेंगुआला धारा है, बेंगुएला धारा को याद रखिएगा। ये कालाहारी मरुस्थल है, यहाँ पे अफ्रीका के जो नामीब जो है, यहाँ पे नामीब मरुस्थल भी है, और ये यहाँ पे जो है आपका कालाहारी मरुस्थल भी पाया जाता है। ये जो गाढ़ा जो ब्लैक है, ये उष्ण मरुस्थल है, और जो ये इस तरह के मतलब कि ये जो है जैसे पेंटागोनिया का जो यहाँ पे जो मरुस्थल है, ये शीतोष्ण मरुस्थल है, ठंडे। इसके बाद आइलैंड के बारे में अगर बात करें, यानी द्वीप के बारे में बात करें, तो द्वीप स्थल खंड के ऐसे भाग होते हैं जिनके चारों ओर जल का विस्तार पाया जाता है। तो द्वीप का जो निर्माण होता है जल के चारों ओर से होता है, इस तरह से होता है। मान के चलिए कि आप अगर कहीं आइलैंड को देखते हैं तो ये जलों से घिरा होता है, समुद्र में होगा, ज्यादातर समुद्र के किनारे होगा, आसपास होगा। तो ऐसे द्वीप जिनके चारों ओर जल का विस्तार होता है, ऐसे स्थलखंड, इनको द्वीप कहते हैं। उत्पत्ति के आधार पर इनको निम्नलिखित वर्गों में जो है रखा गया है। जैसे द्वीप के जो प्रकार हैं, जैसे पहला है विवर्तनिक द्वीप, दूसरा है निक्षेप मूलक द्वीप, तीसरा है अपर्दन मूलक द्वीप, ज्वालामुखी द्वीप और प्रवाल द्वीप। प्रवाल द्वीप बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए। इन सभी को वैसे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो पहला है विवर्तनिक द्वीप। ऐसे द्वीपों की उत्पत्ति भूगर्भिक हलचलों के द्वारा, भूगर्भ के जो हलचल होते हैं जैसे भूकंप आदि के द्वारा, भूमि के नीचे धंसने, समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों का निर्माण होने, या महाद्वीपीय भूभागों के अलग अलग हो जाने से, डिवाइड हो जाने से अटलांटिक महासागर में स्थित वेस्ट इंडीज और प्रशांत महासागर में अनेक द्वीपों का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। तो भूगर्भिक हलचलों के द्वारा भूमि के नीचे धंसने या समुद्री भागों में भूमि के ऊपर उठने, दरार घाटियों का निर्माण होने अथवा महाद्वीपीय भूभाग के अलग हो जाने से इनका निर्माण होता है। निक्षेप मूलक जो द्वीप है, इसका निर्माण कैसे होता है? तो धरातल पर प्रवाहित होने वाली नदियों, हिमानियों और सागरीय लहरों के द्वारा अपने साथ बहाकर लाए गए पदार्थों के निक्षेपण से इन द्वीपों का निर्माण होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो तीसरा है अपर्दन मूलक द्वीप। अपर्दन मूलक द्वीप का मतलब है मुलायम चट्टानों पर अपर्दन कार्य शीघ्रता से होते हैं। जो मुलायम चट्टान होते हैं इनको जो है काटने छाटने की क्रियाएं काफी तेज हो जाती है, इनका क्षरण काफी तेजी से होने लगता है, परंतु कहीं कहीं कठोर चट्टानें बीच में रह जाती हैं, बची रह जाती हैं, जिनके चारों ओर जल भर जाने से ऐसे द्वीप बनते हैं। जैसे कि ग्रीनलैंड हिमानियों के अपर्दन से निर्मित द्वीपों में सबसे अच्छा उदाहरण है। तो अपर्दन मूलक द्वीप जो होते हैं, जो मतलब कि मुलायम चट्टान, जो कठोर कह सकते जो मुलायम चट्टान होता है या जो पत्थर होते हैं, ये मुलायम चट्टानों को अपर्दित कर देते हैं, और जो कठोर चट्टान जो शेष रह जाते हैं, इनके चारों ओर जो है जल का जमा हो जाता है, इसे ही अपर्दन मूलक द्वीप कहते हैं। इसके बाद है ज्वालामुखी द्वीप। ज्वालामुखी द्वीप क्या है? तो महासागरीय कटकों के सहारे, महासागरीय जो कटक होते हैं, इनके सहारे निकलने वाले लावा का निक्षेप कभी कभी इतना अधिक हो जाता है कि यह बढ़कर समुद्री जल के सतह से ऊपर आ जाता है और द्वीपों के रूप में दिखाई पड़ता है। ऐसे द्वीप
मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो है अधिक मिलते हैं। हवाई और एल्यूशियन द्वीप इस प्रकार के द्वीपों के उदाहरण हैं। इसके बाद है प्रवाल द्वीप, कोरल आइलैंड। देखिए, उष्ण कटिबंधीय सागरों में महाद्वीपीय मग्न तटों पर मूंगा या परवाल जीवों के अस्थि पंजरों के जमाव से भी द्वीपों का निर्माण होता है। हिंद महासागर में स्थित लक्षद्वीप, मालदीव और अटलांटिक महासागर में स्थित बरमुंडा द्वीप प्रवाल द्वीप के उदाहरण हैं, याद रखिएगा। इसके बाद जल संधियों के बारे में, स्ट्रेट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा ये जो सेगमेंट है इंपॉर्टेंट है। तो जल संधि क्या होते हैं, किसे कहते हैं? देखिए, जल संधियां क्या होते हैं कि दो विशाल जल राशियों को जोड़ती हैं। जैसे मान लीजिए इधर एक सागर है और एक इधर सागर है, ये बीच में जो इसका जो मिलान होगा, यानी दोनों या किसी रास्ते के लिए या इनमें इस समुद्र से इस समुद्र में जाने के लिए जो राशियां, जो जल राशियां जोड़ती हैं, दो विशाल जल राशियों को जब जल संधियां जोड़ती हैं, दो विस्तृत स्थल खंडों को अलग करती हैं, तो इनका व्यापारिक और सामरिक महत्व बढ़ जाता है। और इस संदर्भ में अगर बात करें तो जिब्राल्टर व मलक्का जल संधियों का उदाहरण लिया जा सकता है। उत्तम उदाहरण है बेरिंग, जिब्राल्टर, बाब अल मंदेव, इसके बाद है बास्पोरस और टॉरेस जैसे जल संधियां क्या होते हैं, महाद्वीपों के मतलब विभाजक होते हैं। दो स्थल खंडों को अलग करते हैं और दो जल वाले क्षेत्रों को जोड़ते हैं। जिब्राल्टर को भूमध्य सागर की कुंजी भी कहा जाता है। जिब्राल्टर को, जो जिब्राल्टर है, इसको भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। और सुगारू व डोवर जैसी जल संधियों से होकर स्थल, याद रखिएगा, होकर स्थल भागों को जोड़ने वाले, अगर बात करें तो स्थल भागों को जोड़ने वाले रेल सुरंगें भी बिछाई गई हैं, रेल सुरंग, ठीक है। और बेरिंग जो बेरिंग जल संधि है, इससे होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, इसको भी ध्यान रखिएगा। तो जो विश्व की प्रमुख जल संधियां किनको किससे जोड़ती हैं और इनकी अवस्थिति कहां पर है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो जैसे मलक्का जो जल संधि है, ये किसको किससे जोड़ती है, तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और ये कहां पर है, इंडोनेशिया मलेशिया में है। पाक जल संधि मन्नार के खाड़ी और बंगाल के खाड़ी को जोड़ती है, ठीक है, और ये भारत श्रीलंका में स्थित है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद सागर को जोड़ती है, ठीक है, इंडोनेशिया में इसकी स्थिति है। युकाटन जल संधि जो है, युकाटन, ये मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जोड़ती है। मैक्सिको क्यूबा में इसकी अवस्थिति है। मेसिना जल संधि जो है भूमध्य सागर को जोड़ती है और इटली सिसिली में इसका विस्तार है। ओरंटो जल संधि एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को जोड़ती है, इटली और अल्बानिया में इसकी स्थिति है। बाब अल मानदेव जल संधि जो है लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है, लाल सागर और अदन की खाड़ी, और इसकी जो स्थिति है यमन और जिबूती में। कुक जल संधि ये किसको किससे जोड़ती है, तो दक्षिण प्रशांत सागर को जोड़ती है और इसकी जो अवस्थिति है या स्थिति है, ये इसका जो विस्तार है न्यूजीलैंड में है। मोजाम्बिक जो चैनल है, इसका जो जुड़ाव है, ये किसको जोड़ती है, तो हिंद महासागर को जोड़ती है और मोजाम्बिक तथा मेडागास्कर में इसकी अवस्थिति है। नॉर्थ चैनल आयरिश सागर और अटलांटिक सागर को जोड़ती है, आयरलैंड और इंग्लैंड में इसकी अवस्थिति है। टारस जल संधि आराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी को जोड़ती है, पापुआ न्यू गिनी तथा याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया में इसकी अवस्थिति है। इसके बाद अगर बात करें तो जो बास जल संधि है, बास जल संधि जो है तस्मान सागर और दक्षिण सागर को ये जोड़ती है और ऑस्ट्रेलिया में इसकी अवस्थिति है। बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर एवं बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ती है बेरिंग जल संधि, और अलास्का रूस में इसकी अवस्थिति है। बोनीफेसियो ये जो संधि है, ये किसको जोड़ती है, तो भूमध्य सागर को ये जोड़ती है और कोर्सिका सार्डिनिया में इसकी अवस्थिति है। बास्फोरस, याद रखिए, बास्फोरस जल संधि जो है काला सागर और मरमरा सागर को ये जोड़ती है, तुर्की में इसकी अवस्थिति है। और डर्डेनलीज जल संधि जो है, डर्डेनलीज जल संधि ये मरमरा सागर और एशियन सागर को जोड़ती है, तुर्की में इसकी अवस्थिति है। डेविस जल संधि बैफिन की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, ग्रीनलैंड और कनाडा में इसकी अवस्थिति है। डेनमार्क जल संधि उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को जोड़ती है, इसकी अवस्थिति या विस्तार ग्रीनलैंड और आइसलैंड में है। डोवर जल संधि जो है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है, इंग्लैंड फ्रांस में इसकी अवस्थिति है। फ्लोरिडा जल संधि जो है
मैक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को ये जोड़ती है। संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा में इसकी स्थिति है। हार्मो जल संधि याद रखिएगा, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। ओमान ईरान में इसकी स्थिति है। हडसन जल संधि हडसन की खाड़ी एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कनाडा में इसकी स्थिति है। जिब्राल्टर जल संधि जो है, जिब्राल्टर, यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। स्पेन और मोरक्को में इसकी स्थिति है। मैगलन जल संधि याद रखिएगा, मैगलन जल संधि का जो जुड़ाव है प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर के साथ है। चिली में इसकी स्थिति है। इसके बाद मकासार जल संधि, मकासार जो जल संधि है जावा सागर और सेलिविस सागर को ये जोड़ती है। इंडोनेशिया में इसकी स्थिति है। सुगारू जल संधि जो है जापान सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। जापान होक्काइडो होन्शु द्वीप में इसकी स्थिति है, याद रखिएगा। और तारतरी जल संधि जापान सागर एवं ओखोटस्क सागर को ये जोड़ती है। रूस में इसकी स्थिति है। और फोवेक्स जल संधि जो है, फोवेक्स, इसका जो मतलब कि जुड़ाव है दक्षिणी प्रशांत महासागर के साथ है। न्यूजीलैंड में इसकी स्थिति है। और फार्मोसा जल संधि दक्षिणी चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ती है। चीन ताइवान में इसकी स्थिति है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं कि कौन सी जल संधि कहां पर अवस्थित है। ठीक है, विश्व की प्रमुख जल संधियां यहाँ पे दिया गया है। तो आप मैप को एक बार देखकर एनालिसिस करके और आगे बढ़िएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूं। इसके बाद हम लोग लेक के बारे में यानी झील के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगर बात की जाए तो पृथ्वी के धरातल के बीच स्थित, पृथ्वी के जो धरातल है इसके मध्य स्थित जलीय भाग को झील कहते हैं। और ये भूतल पर विस्तृत गड्ढे हैं। ठीक है, भूतल पर क्या है, ये गड्ढे होते हैं जिनमें जल भरा होता है। झीलों के प्रकार भी हैं, जैसे निर्माण प्रक्रिया के आधार पर इनका जो मतलब कि जो प्रकार है दो है, प्राकृतिक झीलें और कृत्रिम झीलें। जल के प्रकृति के आधार पर दो झीलें हैं, खारे पानी की और मीठे पानी की झील। और उत्पत्ति के आधार पर भी कई झीलों मतलब कि झीलों के प्रकार हो जाते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पर अगर बात करें तो झीलों के जो मतलब कि प्रकार है, जैसे भूकंपकृत झीलें, वलन से निर्मित झीलें, भ्रंशन के द्वारा निर्मित, दरार घाटी की झीलें, हिमानी झीलें, गोखुर झीलें, इसके बाद जलोढ़ झीलें और डेल्टा झीलें। ये सभी जो है उत्पत्ति के आधार पर इन झीलों का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा झील कहाँ पर है। जैसे ग्रेट बियर जो है यहाँ पे है, इसकी लोकेशन देख लीजिएगा। ये है अथावास्का, ये है विनीपेग, ये है आपका मिशिगन, ये है सुप्रियर और ये है ह्यूरॉन, ओंटारियो, ईरी, ये सभी झील हैं। तो कौन से झील कहाँ पे मिलते हैं इसको आप ध्यान में रखिएगा। वैसे इसके बारे में देख लेते हैं। जैसे कैस्पियन सागर है, इसकी अवस्थिति कजाकिस्तान, रूस और तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान में है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि जो कैस्पियन सागर है इसका जुड़ाव किन किन देशों के साथ है, इनका जो सीमा है किन किन देशों के साथ लगता है, या इनका जो विस्तार है किन किन देशों के साथ है, तो आपको याद रखना है। जैसे कैस्पियन सागर जो है ये एक झील है, सागर नाम है लेकिन झील है, और इसकी स्थिति जो है कजाकिस्तान, रूस, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान और ईरान है। मैप को उठाइए, आप इंडिकेट कीजिए। जो सुप्रियर झील है कनाडा और अमेरिका में इसका विस्तार है। विक्टोरिया झील युगांडा, केनिया और तंजानिया में। हिरोन झील का जो विस्तार है कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मिशिगन झील का विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ग्रेट बियर झील कनाडा में है। ग्रेट स्लेव झील जो है कनाडा में है। ईरी झील कनाडा और अमेरिका में है। विनीपेग कनाडा में है। ओंटारियो कनाडा और यूएसए में है। लाडोगा झील रूस में है। बाल्खस झील कजाकिस्तान में है। ओनेगा रूस में है। इसके बाद अगर बात करें तो अथावास्का कनाडा में है। रेंडियर जो है ये जो झील है रेंडियर, ये कनाडा में है। इसिक्कुल ये किर्गिस्तान में है। विनीपेग कनाडा में है। अल्बर्ट युगांडा व कांगो में है। मनीटोबा कनाडा में है। ग्रेट साल्ट अमेरिका में है। और वुड कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। बनावट के आधार पर झीलों का जो वर्गीकरण है इसके बारे में अगर बात करें तो इस आधार पर झीलों के दो वर्गों में जो है इस आधार पर झीलों को दो वर्गों में रखा जाता है। ये पहला जो है एक प्राकृतिक झील हो जाता है नेचुरल लेक्स, दूसरा हो जाता है आर्टिफिशियल लेक्स यानी कृत्रिम झील। प्राकृतिक जो झील है भूगर्भिक हलचलों यानी भूकंप या ये भी हो सकता है कि जो ज्वालामुखी होता है, तो भूगर्भिक हलचलों एवं धरातल के बहिर्जात बलों से निर्मित झीलों को प्राकृतिक झील कहते हैं। तो प्राकृतिक आपदाओं के कारण जो झील निर्मित होता है उसको प्राकृतिक झील कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की डल, वुलर, मानसरोवर और राकसताल, अफ्रीका की विक्टोरिया, न्यासा एवं टंगानिका, उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक्स आदि इसके उत्तम उदाहरण हैं। ये सभी प्राकृतिक झील हैं।
कृत्रिम झील अगर बात करें तो इस श्रेणी के झीलों को निर्माण मानव के द्वारा किया जाता है। जो कृत्रिम यानी मानव के द्वारा निर्मित जो झील होते हैं इसे कृत्रिम झील कहते हैं। जैसे हुवर झील संयुक्त राज्य अमेरिका, ओनकाल युगांडा में है, हाई स्वान मिस्र में है, बोल्टा घाना में है और भारत में गोविंद सागर झील, इस पर जो है भाखड़ा बांध का निर्माण किया गया है। ठीक है, भाखड़ा बांध के पीछे इसका निर्माण है या निर्मित है। तो याद रखिए गांधी सागर झील, चंबल नदी राजस्थान की, जयसमंद, राजसमंद, पिछौला झील आदि इसके उत्तम उदाहरण हैं। दूसरा है जल के प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। जल के प्रकृति के आधार पर अगर वर्गीकरण देखें तो पहला है खारे पानी की झील और दूसरा क्या है मीठे पानी की झील। खारे पानी की झील, इस श्रेणी के झीलों का जो पानी होता है वो खारा होता है। इसका मुख्य कारण है कि इसमें बाहर से पानी आकर मिलता है। तो बाहर से पानी जब आकर मिलेगा तो अपने साथ जो लवण लाता है वो काफी मतलब कि पानी को नमकीन बना देता है, लेकिन निकलकर ये लाता तो है एक तरफ से। मान लीजिए झील ऐसा है तो इस तरह से पानी बह रहा है लेकिन निकलने की जो है एरिया नहीं है, तो सिर्फ पानी आकर जमा हो जाता है, बाहर नहीं जा पाता है। जैसे कैस्पियन सागर जो खारे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है, इसकी लवणता 140 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में है, याद रखिएगा। उसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदियां गिरती हैं। इसके दक्षिणी भाग में काराबुगास की खाड़ी स्थित है, काराबुगास की। और तुर्की की वान झील विश्व की, याद रखिएगा, सर्वाधिक लवणता कितना, तो 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम इसकी लवणता है। और तो याद रखिएगा विश्व की अगर बात करें तो तुर्की जो है, तुर्की की वान झील विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। इसके बाद जॉर्डन का मृत सागर जिसकी लवणता 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। ठीक है, वह संयुक्त राज्य अमेरिका का ग्रेट साल्ट लेक जिसकी लवणता 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम में मतलब कि इसकी लवणता है, तो इसका स्थान आता है। तो याद रखिएगा वान झील, मृत सागर, इसके बाद ग्रेट साल्ट लेक। इसके बाद है मीठे पानी की झील। इस श्रेणी की झीलों की जो पानी होती है मीठा होती है। ठीक है, कह सकते हैं कि इसके पानियों में मिठास ज्यादा होता है, ताजा रहता है और इसका मुख्य कारण है इन झीलों में जल आपूर्ति और निकास दोनों की व्यवस्था होना। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित सुपीरियर झील विश्व के सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसके अतिरिक्त अगर बात करें तो वैकाल झील जो साइबेरिया में है, टिटिकाका झील दक्षिण अमेरिका में है। भारत में नैनीताल, सात ताल, भीमताल आदि ये सभी मीठे पानी के झीलों के उत्तम उदाहरण हैं। उत्पत्ति के आधार पर झीलों का जो वर्गीकरण है इसको देखें तो झीलों के निम्नलिखित श्रेणी है उत्पत्ति के आधार पर। जैसे पहला है भूकंपकृत या अभिनत झील। इस झील का निर्माण भूकंप के कारण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में या संयुक्त राज्य अमेरिका की जो टेनेसी व रिलफुल घाटी जो है इस झील के उत्तम उदाहरण है। वलन से निर्मित जो झील है, भूपृष्ठ पर वलन की क्रिया से निर्मित अभिनतियों के जल जमाव से निर्मित झीलों को वलन झील कहा जाता है। अफ्रीका की एडवर्ड झील और स्विट्जरलैंड की जिनेवा झील इसके उदाहरण है। इसके बाद है भ्रंसन के द्वारा निर्मित झील। भ्रंसन की क्रिया के द्वारा निर्मित झीलों को इस श्रेणी में रखा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सान एड्रियाज एवं क्रिस्टल झील आदि इसके उदाहरण है। दरार घाटी जो है, रिफ्ट जो वैली है, इस रिफ्ट वैली की जो झीलें हैं, दरार घाटी की जो झीलें हैं, इस श्रेणी की झीलों को निर्माण या इस श्रेणी के जो झील होते हैं इनका जो विकास होता है दरार घाटी में जल भर जाने से होता है। अफ्रीका के जो टंगानिका व न्यासा झील जो है इसका उदाहरण है। इजराइल और जॉर्डन का मृत सागर, भारत की लोनार झील और संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्रेट साल्ट लेक आदि इसके उत्तम उदाहरण हैं। इसके बाद हिमानी झील। इस श्रेणी के झीलों का निर्माण प्लीटोसिन युग में विघटित या घटित हिमानीकरण के प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप हुआ है। इसके दो प्रमुख उपवर्ग हैं, पहला हिमोड निर्मित झील, दूसरा है हिमानी अपरदन के द्वारा निर्मित झील। हिमोड निर्मित झील यानी जो ग्रेट बियर झील है जो कनाडा में है, विनीपेग झील जो कि ये भी कनाडा में है, महान झील ये उत्तरी अमेरिका में है, ओकानागर कुटेन और एरो झील जो कि ब्रिटिश कोलंबिया में है, ये सभी हिमोड से निर्मित झील हैं। हिमानी अपरदन के द्वारा निर्मित जो झील है जैसे टार्न व सर्क झीलें, काक झीलें और ग्लिंट झीलें आदि इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है गोखुर झील। गोखुर झील प्रौढ़ा अवस्था में जब प्रौढ़ होता है, जब नदियां मैदानी भागों से मोड़कर या मिएंडर से होकर प्रवाहित होती हैं तो इन मोड़ों को नदी विसर्प कहते हैं। ठीक है, नदी विसर्प कहते हैं। इन्हीं विसर्पों में पानी भर जाने से निर्मित झील को गोखुर या चापाकार झील कहा जाता है। उत्तर भारत के मैदानी भागों में इस प्रकार के झीलें मिलती हैं, याद रखिएगा।
इसके बाद अगर बात करें तो जलोढ़ पंख झील, जलोढ़ पंख झील, इस श्रेणी के झीलों का निर्माण जलोढ़ पंख के द्वारा जब नदी का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो उसके विशिष्ट भाग से निर्मित होता है। पूर्वी कैलिफोर्निया के स्थित जो पूर्वी कैलिफोर्निया में जो स्थित ओवन झील है इसका उदाहरण है। डेल्टा झील के बारे में अगर बात करें तो इस श्रेणी के झीलों का निर्माण डेल्टाई भागों में होता है, क्योंकि डेल्टाई भागों में नदियां कई जल वितरिकाओं से होकर जो है डिस्ट्रीब्यूटरीज से होकर प्रवाहित होती हैं। दो शाखाओं के बीच स्थित डेल्टा वाले भागों के बीच निम्न स्थान में जल का एकत्र होना डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, याद रखिएगा। नील नदी के डेल्टा में माय झील, नायर नदी के डेल्टा में मेरीगॉड झील और गोदावरी नदी के डेल्टा में कोलेयर या कोलेरू झील इसके उदाहरण हैं। झीलों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं इसको रट जाइएगा। जैसे बैकाल झील जो है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। ओनेगा और लाडोगा ये रूस की अन्य महत्वपूर्ण झीलें हैं। लेक आयर ऑस्ट्रेलिया में और लेक चाड निम्न देशों में जैसे चाड, कैमरून, नाइजीरिया व नाइजर की महत्वपूर्ण झील है। ओनकाल युगांडा में और हाइस्वान मिस्र में ये दोनों मानव निर्मित बृहद झीलें हैं। इसके बाद अर्जेंटीना व चिली की सीमा पर एंडीज पर्वत श्रृंखला में स्थित ओजोस डेल सलाडो ये विश्व की सबसे ऊंची झील है। पेरू और बोलीविया के सीमा पर स्थित टिटिकाका झील विश्व की सबसे ऊंची नौगम्य झील है, याद रखिएगा। और भारत की सबसे ऊंची झील देवताल है जो गढ़वाल हिमालय में 17,745 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद है मृत सागर, विश्व की सबसे गहरी झील है और इसकी तली सागर तल से 2,500 फीट नीचे है। तुर्की के वान झील में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, इसकी लवणता है 330 ग्राम प्रति 1000 ग्राम। इसके बाद जॉर्डन के मृत सागर का स्थान आता है जिसकी लवणता 238 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट साल्ट लेक का स्थान आता है जिसकी लवणता 220 ग्राम प्रति 1000 ग्राम है। कैस्पियन सागर विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह जो है कैस्पियन सागर, इसके उत्तरी भाग में यूराल और वोल्गा नदियां मिलती हैं। यहां लवणता कम है, परंतु इसके दक्षिणी भाग में स्थित काराबूगास की खाड़ी में 140 ग्राम प्रति 1000 ग्राम लवणता मिलती है। अरल सागर झील कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के सीमा बनाती है। इसमें अमू दरिया और सर दरिया नदियां जो है गिरती हैं। विक्टोरिया झील युगांडा, तंजानिया और केन्या के बीच सीमा बनाती है। न्यासा या मलावी झील तंजानिया, मलावी और मोंजावी के बीच सीमा बनाती है। और टांगानिका झील जायरे, तंजानिया और जाम्बिया के बीच सीमा बनाती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, रेंडियर, विनिपेग और आथाबास्का झीलें कनाडा में स्थित है। आथाबास्का झील के निकट ही यूरेनियम सिटी स्थित है। ग्रेट बियर झील के निकट पोर्ट रेडियम है, जबकि ग्रेट स्लेव झील के तटवर्ती भाग में येलोनाइफ सिटी स्थित है। उत्तरी अमेरिका के महान झील प्रदेश के अंतर्गत 5 झीलें सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो और इरी शामिल हैं। 5 झील सुपीरियर झील, हुरॉन, मिशिगन, ओंटारियो और इरी झील शामिल है। यह अपने परिवहन और औद्योगिक महत्व के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। सुपीरियर, याद रखिए, सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी और ओंटारियो झीलें संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। सुपीरियर झीलें मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है। लोकनोर झील, यहीं पर चीन का आणविक परीक्षण संस्थान स्थित है, परमाणु परीक्षण संस्थान स्थित है। इसके बाद नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे पहला है नील नदी। नील नदी कहां से निकलती है तो विक्टोरिया झील से इसका उद्गम होता है। यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। और याद रखिएगा असवान बांध और नासिर झील इसी पर स्थित है। असवान बांध कई बार पूछा गया तो नील नदी पर स्थित है, याद रखिएगा। दूसरा है अमेजन नदी। आयतन के दृष्टि से यह विश्व की सबसे बड़ी और लंबाई में यह विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। यह भी प्रश्न पूछा गया है। तीसरा मिसिसिपी मिसौरी नदी जो है, ये दोनों नदियां विश्व की सबसे बड़ी नदी तंत्र बनाती हैं। ये नदियां पंछी पार डेल्टा यानी बर्ड फूड डेल्टा बनाती है। रियो ग्रांडे यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको के बीच सीमा बनाती है। सेंट लॉरेंस नदी यह विश्व का व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। नियाग्रा जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। कोलोराडो नदी यह विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन एवं हुअर बांध इसी नदी पर स्थित है। राइन नदी यह यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। इसके माध्यम से कोयले का अधिक परिवहन किए जाने के कारण इसे कोयला नदी यानी कोल रिवर भी कहा जाता है। और यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम इसी पर नदी स्थित है। डेन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट
पर्वत से निकलने वाली ये नदी है। डेन्यूब नदी कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से, जर्मनी के। यह नदी यूरोपीय देशों की 5 राजधानियों बेलग्रेड, ब्राटिस्लावा, बुखारेस्ट, बुडापेस्ट और वियना से गुजरते हुए काला सागर में गिर जाती है। इसके बाद है वोल्गा नदी। वल्दाई पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। यह यूरोप की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद प्रश्न, इसमें जो 10 नंबर जो पॉइंट दिया गया, नाइजर नदी, ये गिनी की खाड़ी में गिरने वाली यह नदी तेल नदी के नाम से, आयल रिवर के नाम से भी जानी जाती है। इसके बाद जाम्बेजी नदी 11 नंबर। विक्टोरिया जलप्रपात व कैरिबा बांध, याद रखिए विक्टोरिया जलप्रपात और कैरिबा बांध इसी पर स्थित, जाम्बेजी नदी पर। कांगो या जायरे नदी, यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। जो कांगो या जो जायरे नदी है, यह विषुवत रेखा को कवर काटती है, 2 बार काटती है। और स्टेनले व लिविंगस्टन, याद रखिएगा स्टेनले व लिविंगस्टन जलप्रपात इसी नदी पर स्थित है। लिम्पोपो नदी, यह दक्षिण अफ्रीका के हाई वेल्ड से निकलने वाली यह नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। कांगो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और लिम्पोपो नदी मक्कर रेखा को 2 बार काटती है। दोनों प्रश्न कई बार पूछा गया है। माही नदी, यह भारत की नदी है। यह नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी भारत की यह नदी कर्क रेखा को कितने बार काटती है? 2 बार। अमूर नदी, यह नदी जो है चीन और रूस के बीच प्राकृतिक सीमा बनाती है। मेकांग नदी, यह दक्षिण पूर्व एशिया की सबसे लंबी नदी है। और मरले डार्लिंग नदियां, ये कासियुस्को पर्वत से निकलती है और ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़ी नदियां हैं, याद रखिएगा। नदियों का अपवाह तंत्र व प्रतिरूप। अपवाह तंत्र एक दीर्घकाल में जल धारा की उत्पत्ति और विकास को दर्शाता है, दिखाता है। जबकि अपवाह जो है, अपवाह प्रतिरूप, इसका जो स्ट्रक्चर है, इसका तात्पर्य है जल धारा के स्थानिक व्यवस्था से, जो चट्टानों की भूगर्भिक संरचना, अनुच्छेदनात्मक इतिहास और जलवायु दशाओं के द्वारा निर्धारित होता है। नदी का अपवाह तंत्र के अनुसार जो विभाजन है, पहला है क्रमवर्ती अपवाह तंत्र। इस तरह की नदियां किसी क्षेत्र विशेष के ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती हैं और भौमिकीय संरचना के साथ समायोजित होती हैं, जैसे अनुवर्ती, प्रवर्ती, प्रत्यानुवर्ती और नवानुवर्ती सरिता नदियां। यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे पहला है अनुगामी नदी या अनुवर्ती नदी, ठीक है, ये वाला जो है। इसके बाद जो ये है उप अनुगामी नदी या परवर्ती नदी। और जो तीसरा है, जो ये वाला है, वो है आपका क्या है? नवानुवर्ती नदी। किसी क्षेत्र में सर्वप्रथम अनुवर्ती नदी का उद्भव होता है, जो क्षेत्रीय धरातल के प्रारंभिक ढाल के अनुरूप प्रवाहित होती है। मुख्य अनुवर्ती नदी के समकोण पर मिलने वाली नदियां परवर्ती नदियां कहलाती हैं। प्रधान अनुवर्ती नदी की प्रवाह दिशा के विपरीत अगर बात करें तो विपरीत दिशा में बहने वाली नदी को प्रत्यानुवर्ती नदी कहते हैं। प्रत्यानुवर्ती नदी, याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए, तथा प्रवाह दिशा के अनुरूप बहने वाली नदी को नवानुवर्ती नदी कहते हैं। ये दोनों परवर्ती नदियों से लगभग समकोण पर आकर मिलती है। नवानुवर्ती नदी का विकास द्वितीय अपर्दन चक्र के दौरान होता है। फिगर को जब देखिएगा तो चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। अक्रमवर्ती अपवाह तंत्र, ये नदियां प्रादेशिक ढाल का जो है अनुसरण करती हैं, प्रादेशिक ढाल को फॉलो करती हैं और भौमिकीय संरचना के प्रतिकूल दिशा में ये प्रवाहित होती हैं। जैसे पूर्ववर्ती और अध्यारोपित नदियां इसके उदाहरण है। इन दोनों में मुख्य अंतर यह है कि जहां पूर्ववर्ती नदियां अपने प्रवाह मार्ग के स्थानीय उत्थान को काटकर अपने पूर्ववर्ती मार्ग का या रास्ता का अनुसरण करती है, वहीं अध्यारोपित नदियां ऊपरी संरचना में निर्मित घाटी का आरोपण निचली संरचना में भी करती हैं, चाहे वह किसी प्रकार की संरचना क्यों न हो। सिंधु, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र आदि पूर्ववर्ती नदियों की, जबकि सोन, चंबल, स्वर्णरेखा, बनास आदि अध्यारोपित नदियों के उदाहरण हैं। अपवाह प्रतिरूप, देखिए जालीनुमा प्रतिरूप, इसका विकास जो है प्रधान अनुवर्ती नदी तथा उसकी सहायक प्रवर्ती नवानुवर्ती प्रत्यानुवर्ती नदियों के प्रवाह जल के द्वारा होता है। अपलेशियन और पूर्वी सिंहभूम के पुराने मुर्दार पर्वतों पर जालीनुमा नदियों के उदाहरण देखे जा सकते हैं। आयताकार अपवाह प्रतिरूप, आयताकार प्रतिरूप में भी सहायक नदियां अपनी मुख्य नदी से जो है समकोण पर मिलती हैं, किंतु इसमें नदियों के मिलने के स्थान का कोण चट्टान की संधियों के द्वारा निर्धारित होता है। फिगर को एक बार आप देखकर एनालिसिस कर सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं। जैसे यहां पे देखिए, हम लोगों ने जालीनुमा प्रतिरूप के बारे में डिस्कस किया था, जालीनुमा। इसके बाद जो है आयताकार अपवाह प्रतिरूप। तो आयताकार जो अपवाह प्रतिरूप है, ये देखिए, ये है आयताकार अपवाह प्रतिरूप,
ठीक है, इसको एक बार देखिए और जो है आप एनालिसिस कीजिए, इसके बाद आप डिस्कस कीजिएगा। देखिए इसके बाद है जालीनुमा प्रतिरूप, जो है देखिए जालीनुमा जाली के सदृश दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगर तीसरा देखें तो पाद 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 पकार अपवाह प्रतिरूप, यानी पाद जो आकार का प्रतिरूप होता है, इसका विकास मुख्य रूप से ग्रेनाइट सेल वाले चौड़े और सपाट विस्तृत भाग पर होता है। ये देखने में वृक्ष के तने और शाखाओं के समान लगते हैं। छोटा नागपुर पठार की नदियों में यह प्रतिरूप अधिक देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं जो आपका पाद प्रकार जो या पाद के आकार का जो नदी या जो आपका मतलब कि अपवाह प्रतिरूप है इसको। इसके बाद चौथा है अपकेंद्रीय और ये अपवाह प्रतिरूप, और ये अपवाह प्रतिरूप। तो इसमें क्या होता है कि इस प्रतिरूप में नदियां किसी ऊंच स्थान से निकलकर चारों ओर प्रवाहित होने लगती हैं। अमरकंटक, पारसनाथ पहाड़ी और माउंट आबू से निकलने वाली नदियों का अपवाह प्रतिरूप ऐसा ही है। तो यहाँ पे फिगर देख सकते हैं, ये है आपका क्या है, अपवाह या सॉरी अपकेंद्रीय या और ये अपवाह प्रतिरूप। तो ये है आपका अपकेंद्रीय या और ये अपवाह प्रतिरूप। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए अभिकेंद्रीय या केंद्रोन्मुखी अपवाह प्रतिरूप, यानी इसमें क्या होता है कि अभिकेंद्र, यहां पर आप देखिएगा तो अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप जो है इसमें क्या होगा कि अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप के ठीक विपरीत इस प्रतिरूप में नदियां चारों ओर से क्या होती हैं, ये नदी मान लीजिए ये नदी है, यहां पे नदी भी है और यहां पे भी है। तो चारों ओर से क्या होता है, इस मतलब कि इस प्रतिरूप में नदियां चारों ओर से ऊंचे स्थानों से निकलकर मध्य की जो निम्न भूमि होता है झील या आंतरिक सागर में जो है पहुंचती हैं, और तिब्बत लद्दाख की नदियां इसका उदाहरण है। इसके बाद है वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। वलयकार आप यहां पे देख सकते हैं, ये है वलयकार। इसमें क्या होता है कि इस तरह के अपवाह प्रतिरूप में नदियां प्रौढ़ और घर्षित गुंबदीय पर्वतों से निकलकर उनकी परिक्रमा करती हैं। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं किस तरह से ये परिक्रमा कर रही हैं, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ये परिक्रमा करती हैं और नदियां प्रौढ़ और घर्षित गुंबदीय पर्वतों से निकलकर उनकी परिक्रमा करती हुई प्रवाहित होती हैं। मुंगेर की मणिकारी पहाड़ में क्यूल नदी का जो उदाहरण है इसी के अंतर्गत आता है। इसके बाद नेक्स्ट है जो सातवां है वो है समानांतर प्रतिरूप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समानांतर जो प्रतिरूप है, ये रहा आपका समानांतर प्रतिरूप। इसमें क्या होता है, समानांतर प्रतिरूप में इसके अंतर्गत कई नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। ये भी नदी है, ये भी नदी है, ये भी नदी है, एक दूसरे के मतलब कई नदियां एक दूसरे के समानांतर बहती हुई प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं। इस तरह का प्रतिरूप तटीय मैदानों पर अधिक विकसित होता है और भारत के पश्चिमी तटीय मैदान तथा गंगा के ऊपरी मैदान में इस अपवाह प्रतिरूप का अच्छा विकास हुआ है। इसी के साथ जो है हमारा आज का जो सेशन है वो समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग महासागरीय नितल उचावच के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का जो आपका प्रतिक्रिया इसका मतलब कि बहुत बेसब्री से हमें इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।